रियल एस्टेट हो या कोई और सेक्टर, आज की डेट में ऑनलाइन मार्केटिंग हर केस में जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए हाई और लो बजट के केस में क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स में। दोस्तों, हमारी एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी काफी दिन पहले रिलेटेड टू केस स्टडीज। तो ये वो सीरीज है, उसी के अंदर आज हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं रिलेटेड टू रियल एस्टेट सेक्टर। अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या फिर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, रियल एस्टेट के अंदर आप ब्रोकर भी हो सकते हैं या फिर आप खुद से बिल्डर हो सकते हैं या आप आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं। हर केस के लिए आज जो स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं वो काम करने वाली हैं और ये सारी स्ट्रेटजीज हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बेसिस पे हैं। हमारे क्लाइंट्स हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, उनके ऊपर जो स्ट्रेटजीज हमने अप्लाई की हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमें सक्सेस मिली है, उन्हीं सभी चीजों को लेकर के आज मैं आप लोगों से कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा। ये स्ट्रेटजीज अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप रियल एस्टेट सेक्टर में डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन मार्केटिंग खाली उन लोगों के लिए नहीं है जो कि बड़ी एंटिटीज है। ऑनलाइन मार्केटिंग आज की डेट में हर किसी के लिए है। अगर आप सिर्फ एक ब्रोकर भी हैं तो ऑनलाइन मार्केटिंग करके आप अच्छी खासी लीड्स ले सकते हैं और लीड्स को फिर आप सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं उसके लिए आपको लेके चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एक कंप्लीट कंटेंट से रिलेटेड स्लाइड्स। वो स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। तो आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, उन स्लाइड्स को आप जब चाहें उस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं और जो स्ट्रेटजीज मैं आपको उसमें बताने जा रहा हूं उनको आप रिव्यू कर सकते हैं। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स की स्ट्रेटजीज हम इस सीरीज में लेके आने वाले हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग जो आपके काफी काम के हैं हमारे इस चैनल पे। तो आप वो वीडियोस जरूर देख सकते हैं। इन बिटवीन जब मैं आपको स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, अगर रिलेटेड कोई वीडियो मैंने बना रखा होगा तो डेफिनेटली वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप उस वीडियो को देख करके और डिटेल में चीजों को जान सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ये स्ट्रेटजीज। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये सारी स्लाइड्स हैं जो मैंने खास तौर पे आप लोगों के लिए बनाई हैं और इसमें है एक्सक्लूसिव स्ट्रेटजीज फॉर डिजिटल मार्केटिंग ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस। अगेन मैं रिपीट कर दूं, रियल एस्टेट के अंदर सभी वो लोग आते हैं जो रिलेटेड टू रियल एस्टेट हैं। आप आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, आप एक ब्रोकर भी हो सकते हैं, एजेंट भी हो सकते हैं, आप एक बिल्डर भी हो सकते हैं। तो आप सभी के लिए ये स्ट्रेटजीज काम की हैं। और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है, वो भी इसको फॉलो करके अपने रियल एस्टेट से रिलेटेड क्लाइंट्स के केस में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें स्ट्रेटजी नंबर 1 है आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। जी हाँ, ये स्ट्रेटजी हर केस में कॉमन होती है, चाहे आप रियल एस्टेट की डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो या फिर किसी और नीश या किसी और सेक्टर की। बट डिफरेंस होता है हमारी अप्रोच का। तो इस केस में जो मैंने आपको स्लाइड पे बताया है उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को बताया था, बेस्ड ऑन योर नीश यू हैव टू फाइंड योर टारगेट मार्केट दैट इज योर क्लाइंट। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके एक्चुअली क्लाइंट्स कौन से हैं। जब हमारे टारगेट सेगमेंट लिस्ट हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, वेब के जरिए हम उन तक इजीली पहुंच पाते हैं। क्योंकि अगर हम उन लोगों तक एक्चुअली रीच आउट करेंगे जिनको हमारी सर्विसेज या रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी या इस तरह की कोई भी सर्विसेज नहीं चाहिए, तो वो हमारे लिए यूजलेस होगा। अगर हम डायरेक्टली उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो वेब पे सर्च कर रहे हैं या तो कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या फिर उनको आर्किटेक्ट की सर्विसेज चाहिए या उनको कोई फ्लैट चाहिए, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चाहिए या फिर वो कुछ रेंट पे चाहते हैं, तो इन सभी केसेस के अंदर वेब पे लोग सर्च करते हैं और हम टारगेट क्लाइंट के बेसिस पे जो कि आपके नीश का है। ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ एक बिल्डर हैं, आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो आपके कीवर्ड्स डिफरेंट होंगे, आपका टारगेट ऑडियंस डिफरेंट होगा।
या फिर ऐसा हो सकता है कि आप रियल एस्टेट के अंदर खाली कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो आपका टारगेट सेगमेंट अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हर एक का टारगेट सेगमेंट अलग होगा। तो हमको अपना टारगेट मार्केट डिसाइड करने के लिए अपने क्लाइंट्स को सबसे पहले पहचानना है। तो यही चीज होती है, सबसे पहली हमारी स्ट्रेटेजी है आपको अपना टारगेट मार्केट यानी आपके टारगेट क्लाइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब आपको स्ट्रेटजीज बनानी है जिससे कि आप अपने टारगेट मार्केट तक डायरेक्टली रीच कर पाए। ऐसा ना हो कि आप यूजलेस एफर्ट करें और आप उन लोगों तक जाएं जो कि एक्चुअली आपकी सर्विसेज या आपके जो फ्लैट्स हैं या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं वो उनको नहीं चाहिए। तो ट्रेडिशनल जो हम मार्केटिंग करते थे उसमें भी ये चीज हम करते थे, उसके अंदर भी एक्चुअली हम टारगेट मार्केट तक ही पहुंचना चाहते थे, उसी के बेसिस में हम एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग, पोस्टर्स वगैरह बनाते थे। बट उसके अंदर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि एक्चुअली हम जो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, चाहे हम पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करें, चाहे हम होर्डिंग्स लगाएं, चाहे हम ब्रोशर्स या फिर हम कुछ हैंडबिल्स लगाएं दीवारों पे या फिर हम कुछ लिखवाएं, तो हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली उस एरिया में, उस लोकेलिटी में या जहां तक हमारी वो चीज पहुंच रही है, उन लोगों को हमारी सर्विस चाहिए कि नहीं चाहिए। बट डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं उन लोगों तक जो आपकी सर्विस चाहते हैं, और इसके अंदर हमें कोई कोल्ड कॉलिंग, कोई रीच आउट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका कस्टमर है, आपका प्रोस्पेक्ट है, वो आपको डायरेक्टली कॉल करेगा, वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है डिजिटल मार्केटिंग की ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं कि आपको कोई लैंड चाहिए क्या, आपको कोई फ्लैट चाहिए क्या। ये सारे कॉल्स एक्चुअली इरिटेट करते हैं, क्योंकि वो कॉल तो कर रहा है, जो भी बंदा उन्होंने कॉलिंग के लिए बिठा रखा है, बट उसको ये नहीं पता है कि वो जिसको कॉल कर रहा है उनको वो सर्विसेज या उनको वो प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। बट सेम चीज डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअली अवॉइड हो जाती है, और इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। जो लोग एक्चुअली आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट चाहते हैं वो आपको कॉल करते हैं, और आपको इसमें कोई कॉलिंग वाले लोग या इस तरह के लोगों को बिठा करके उस पर अननेसेसरी एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने ये चीज एसेस की है, और ये बहुत सिंपल तरीके से आप भी समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो आपका एक्सपेंस आता है और जो उसके ऊपर रिजल्ट आता है, वो डिजिटल मार्केटिंग में कई गुना ज्यादा आता है, और कंपैरेटिव एक्सपेंस काफी कम होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि आपका कस्टमर आप तक कैसे पहुंचेगा डायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं लेते हुए गूगल के जरिए। आपको जब भी कुछ सर्च करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप अपना मोबाइल फोन या अपना लैपटॉप या अपने टैब पे गूगल ओपन करते हैं और सर्च कर लेते हैं। यही चीज सबके लिए अप्लाई होती है। तो आज की डेट में किसी को कुछ चाहिए, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो जाकर के गूगल में सर्च करता है। और जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो सबसे पहले आती है लोकल लिस्टिंग। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, आपने देखा कि ये गूगल का सर्च का स्क्रीन मैंने दिखा रखा है। इसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ब्रोकर सर्च किया गया है, और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ब्रोकर सर्च करते ही कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स नीचे लिस्ट हो गए हैं। तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ब्रोकर एक कीवर्ड है जिसके बेसिस पे ये प्रॉपर्टी जो ओनर्स हैं, ये जो कंपनीज हैं या ब्रोकर्स हैं, ये लिस्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे ही मैंने ये सर्च किया और यहाँ पे मेरे को इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, तो मैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करूंगा, और इस प्रकार आपका कस्टमर डायरेक्टली आप तक रीच करेगा, ना कि आपको उसको कॉल करना होगा। इस तरीके से जो रिजल्ट्स आते हैं, जो कन्वर्जन आता है, वो भी काफी ज्यादा अच्छा आता है, क्योंकि अगला बंदा आप तक रीच आउट कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल उसको आपकी जो प्राइसिंग है वो ना समझ में आए या फिर आपकी प्रॉपर्टी उसको समझ में ना आए, तब तक एक अलग केस की बात है। अदरवाइज डेफिनेटली आपका कन्वर्जन इसके अंदर होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसको वो चीज चाहिए, तभी वो आपको खुद से रीच आउट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से कोई भी आप तक इजीली रीच आउट कर सकता है। इसके और भी काफी सारे तरीके होते हैं, सोशल मीडिया होता है, और भी कुछ तरीके होते हैं जिनको आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वो टिप्स और वो स्ट्रेटेजीज जो फाइनल कंक्लूडिंग स्ट्रेटेजीज हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप रियल एस्टेट से संबंध रखते हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग कराना चाह रहे हैं किसी एजेंसी के तहत या खुद से सीख के करना चाह रहे हैं, तो आपको वो सारी जो चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो बहुत काम आने वाली हैं।
फ्रेंड्स इसके बाद आती है स्ट्रेटेजी नंबर 2। आपने अपना टारगेट ऑडियंस तो पता लगा लिया और हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप तक पहुंच सकता है, ना कि आपको उसको कॉल करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी 2 है आप किस तरह से अपने टारगेट ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि गूगल के जरिए लोग आपको सर्च कर सकते हैं, बट गूगल के जरिए आपको कैसे सर्च करेंगे जब तक आप गूगल पे लिस्टेड ना हो। लिस्टिंग कैसे होगी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यही है हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 2, रीच योर टारगेट ऑडियंस। तो आपको सबसे पहला स्टेप उसके लिए करना है कि आपको अपना मार्केटिंग बजट आइडेंटिफाई करना है। आपको ये तैयार करना है कि आपके पास कितना बजट है, कितना बजट आप मार्केटिंग के लिए लगा सकते हैं। सेम चीज आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी करते हैं। अगर आपको होर्डिंग, ब्रोशर्स, पैम्पलेट छपाने होते हैं या कहीं आपको ऐड देना होता है किसी लोकल मैगजीन या न्यूज़पेपर में, तो आप अपना बजट देखते हैं कि कितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं। वही चीज सेम यहाँ पे अप्लाई होती है। तो इसी तरह से आपको अपना बजट निकालना है कि आपका मार्केटिंग बजट क्या है। स्टेप 2 में आपके मार्केटिंग बजट के हिसाब से लो बजट एडवर्टाइजिंग भी हो सकती है और हाई बजट एडवर्टाइजिंग भी हो सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम दोनों चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लो बजट में क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो वर्क करती हैं और आप लो बजट में भी डिजिटल मार्केटिंग से बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें है आप अपनी गूगल माय बिजनेस पे लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। अगर आपकी नहीं है तो आप उसको क्रिएट कर लेंगे। वो बहुत ही सिंपल होता है। गूगल माय बिजनेस पे लिस्टिंग क्रिएट करना, और जिसे हम लोकल एसईओ भी कहते हैं, उससे रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप ये चीज खुद से करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप और डिटेल में समझ सकते हैं और उसको फॉलो करते हुए आप खुद से भी अपने गूगल माय बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी लोकल लिस्टिंग कर सकते हैं। अब खाली गूगल माय बिजनेस में लिस्टिंग करने से आपका जो है पर्पस हल नहीं होता है, क्योंकि आपने लिस्टिंग तो क्रिएट कर दी, बट मान लीजिए कोई जाके सर्च कर रहा है कमर्शियल अपार्टमेंट्स या फिर फ्लैट उसको चाहिए, रेंट पे चाहिए, या फिर वो आर्किटेक्ट की सर्विसेज सर्च कर रहा है, तो वो सर्च कर रहा है कीवर्ड्स, ना कि आपका नाम। तो डेफिनेट सी बात है उन कीवर्ड्स पे आपको लिस्ट होना पड़ेगा गूगल में। और खाली रजिस्ट्रेशन करने से आप लिस्ट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपके अलावा भी हजारों लोगों ने उस पर रजिस्टर कर रखा है आपके सिटी में, एंड डेफिनेटली बहुत ज्यादा कंपटीशन है। गूगल ये कैसे डिसाइड करेगा कि टॉप पे कौन आएगा और लास्ट में कौन आएगा? तो उसके लिए हमें करने पड़ते हैं कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कुछ वर्किंग करनी पड़ती है, कुछ महीने तक कंसिस्टेंटली वर्किंग करनी पड़ती है, तब हम अपनी जो पोजीशन है उसको धीरे 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 करके टॉप पे ला सकते हैं। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं लोकल एसईओ। एटलीस्ट इसके अंदर 3 मंथ्स लगते हैं। अगर आप किसी एक्सपर्ट प्रोफेशनल की हेल्प लेने जा रहे हैं तो 3 महीने में डेफिनेटली वो आपको टॉप पे रैंक करके ला सकता है। एंड ये सब चीजें हमने प्रैक्टिकली अप्लाई की हैं, तभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 3 महीने में हम ज्यादातर जितने भी लोकल बिजनेसेस होते हैं उनकी लिस्टिंग को फर्स्ट 3 में यानी टॉप पे ले आते हैं। क्योंकि जो लोकल एसईओ होता है वो खाली गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग नहीं होता है, उसके अंदर गूगल माय बिजनेस को भी एक्टिवेट करना होता है, उसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करना होता है, और इसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं जो गूगल से रिलेटेड फैक्टर्स हैं और जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग टॉप पे आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो था लो बजट के अंदर आप किस तरीके से अपनी रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। आप अपने सिटी के अंदर अपनी रीच बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। अच्छा खासा आप उससे सेल्स और लीड जनरेट कर सकते हैं। एंड फाइनली आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकते हैं जो कि है हाई बजट। क्योंकि जब आपके पास सेल्स और लीड्स आ रही होंगी तो डेफिनेटली आप उसमें से एक ठीक ठाक बजट निकालेंगे और एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की तैयारी करेंगे। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हाई बजट। अगर आपका बजट ऑलरेडी हाई है, या जैसे कि मैंने आपको बताया आप स्टार्ट करें लो बजट से, लो बजट के बाद जैसे ही आप उससे रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे हैं तो आप कुछ मार्केटिंग बजट अलग निकाल के रखिए और आप टारगेट करिए हाई बजट पे, क्योंकि उसके बाद आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल ग्रोथ दे पाएंगे। तो हाई बजट में फ्रेंड्स सेम चीज है, गूगल माय बिजनेस लोकल एसईओ आपको करना ही है। इसमें सबसे पहली चीज है आपको अब अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। आपको अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसमें आप अपनी सर्विसेज या आपके अगर कोई प्रॉपर्टीज है या फिर आप बिल्डर है, जो भी चीज आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो प्रॉपरली लिस्ट करना है। अगर आपकी वेबसाइट होती है तो लोग आप पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, एंड डेफिनेटली वेबसाइट के चलते आपकी रीच आपके सिटी से बाहर निकल जाती है। अगर आपकी रीच आप और दूसरे स्टेट्स में या और दूसरे सिटीज में बढ़ाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वेबसाइट उसके अंदर मेजर रोल प्ले करती है।
तो आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाएंगे, आप गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग करेंगे, आप लोकल एसईओ के साथ एसईओ भी करेंगे। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल एक सर्च इंजन है और गूगल पे आपकी वेबसाइट कीवर्ड्स के जरिए टॉप रिजल्ट्स में आए तो उसे हम कहते हैं एसईओ। लोकल एसईओ से आपके जो गूगल माय बिजनेस की लिस्टिंग है उसको हम टॉप पे लेके आते हैं, यानी लोकल रिजल्ट्स। लेकिन एसईओ से हम आपकी जो वेबसाइट है जो कि वेब पे है, यानी उसकी कोई डिमार्केशन नहीं है, वो पूरे आपके कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर देखी जाएगी, तो उसको टॉप पे लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, एंड डेफिनेटली वो किया जाता है एसईओ के जरिए। फोर्थ पॉइंट होता है, अगर आपको इमीडिएटली लीड्स चाहिए, मान लीजिए आपने वेबसाइट बना ली, आपका हाई बजट है, तो रैंकिंग आने में 6 महीने डेफिनेटली लग जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि 6 महीने तक आपकी लीड्स नहीं आएंगी, बट ऐसा नहीं है। 6 महीने के अंदर भी आप लीड्स लेके आ सकते हैं, और वो होगा एड्स रन करके। जी हाँ, आप गूगल पे, फेसबुक पे, जहां भी एक्चुअली आपके सेगमेंट से रिलेटेड बेस्ट जो भी एक्सपर्ट आपको सजेस्ट करेगा, वहां पे आप एड्स रन कर सकते हैं, और उन एड्स से आपको डायरेक्ट लीड्स आती हैं। आगे चल के जब आपकी वेबसाइट ऑनलाइन रैंक होने लग जाएगी, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल रैंक करने लग जाएंगी, आप एसईओ कराते रहेंगे 6 महीने, साल भर तक, तो आपको एड चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय पे एड के जरिए जो आपकी लिस्टिंग टॉप पे आ रही है, गूगल को अलग से पैसे देके वो आपकी एसईओ के जरिए ऑर्गेनिकली ही टॉप पे आ जाएगी। तब आपको एड की आवश्यकता नहीं रहेगी, तब आप नॉर्मल तरीके से ही गूगल पे रैंक करेंगे। तो गाइस, अब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। मैंने आपको बता दिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं आपको फॉलो करनी है हाई बजट और लो बजट में। बट इन स्ट्रेटेजीज में जैसे मैंने बात की लोकल एसईओ, वेबसाइट और एड चलाने को, एक एक स्लाइड में मैं आप लोगों को उसके जो मेन की पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं, अगर आप किसी से भी ये सर्विस ले रहे हैं, अगर आप खुद से भी ये करना चाहते हैं तो भी आपको ये ध्यान रखने हैं। तो ये चीजें हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं और इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, लोकल एसईओ मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं। लोकल एसईओ मतलब लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि आपकी जो गूगल माय बिजनेस में लिस्टिंग क्रिएट हुई है उसको टॉप पे लेके आना। जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह के जो सर्च रिजल्ट आते हैं जिसमें टॉप पे मैप दिखता है, ये हमारे लोकल सर्च रिजल्ट्स होते हैं। तो आप देखेंगे इसके अंदर जो फर्स्ट 3 रिजल्ट्स होते हैं उसको गूगल कहता है गूगल 3 पैक्स, यानी वो 3 रिजल्ट्स एक बार आते हैं, उसके बाद नीचे बटन आता है व्यू ऑल का, व्यू ऑल पे जब क्लिक करते हैं तो बाकी के रिजल्ट्स शो होते हैं। तो आप अपने आप को ये सर्च करके देखिए कीवर्ड्स पे कि आप कहीं पे हैं कि नहीं। मान लीजिए आपका गूगल माय बिजनेस रजिस्ट्रेशन है भी, तो आप जो आपके टारगेट कस्टमर सर्च करेंगे, आपका नाम नहीं सर्च करेंगे, वो कीवर्ड सर्च करेंगे। तो उन कीवर्ड्स को एक बार आप कहीं पेपर पे लिख लीजिए, फिर उन कीवर्ड्स को जाकर के आप गूगल पे टाइप करके सर्च करके देखिए कि आपकी रैंकिंग इस लिस्टिंग में कहां आ रही है। अगर वो लिस्टिंग में आपकी रैंकिंग टॉप 3 में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपकी लिस्टिंग आ ही नहीं रही है या फिर बहुत आगे आ रही है तो वो बिल्कुल काम की नहीं है। आपको लोकल एसईओ कराना पड़ेगा या खुद करना पड़ेगा, उसके बिना वो लिस्टिंग आपकी कभी भी टॉप पे नहीं आएगी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मेरा तो गूगल माय बिजनेस में रजिस्ट्रेशन है और जब मैं अपना नाम डालता हूँ गूगल पे तो मेरी लिस्टिंग टॉप पे आ जाती है। तो आपका नाम कोई भी सर्च नहीं करेगा, जो आपका नाम सर्च करेगा वो डायरेक्टली आपको कॉल ही कर लेगा, वो कभी भी गूगल पे नहीं जाएगा। जिस इंसान को कोई चीज चाहिए वो गूगल पे जाके कीवर्ड से सर्च करेगा, ना कि किसी एंटिटी के नाम से, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि ये सर्विस कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो डेफिनेट सी बात है, आपके नाम से सर्च करने पे अगर आपका रिजल्ट टॉप पे आ रहा है तो वो आपकी लिस्टिंग बिल्कुल नहीं है। कीवर्ड से सर्च करिए और फिर खुद से देखिए कि आप कहां पे आ रहे हैं। अगर आप टॉप पे या फर्स्ट पेज में नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको लोकल एसईओ की वर्किंग करानी जरूरी है। आप किसी एक्सपर्ट की सर्विसेज हायर करिए या फिर खुद से सीख करके लोकल एसईओ अप्लाई करिए। फ्रेंड्स, इसके बाद बारी है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, खाली लोकल एसईओ के अंदर नॉर्मल एसईओ करके काम नहीं चलेगा। जब तक आप सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं करेंगे ये कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि गूगल ने कह दिया है कि उसके रिजल्ट्स इस चीज पे होते हैं, इस चीज के बेसिस पे होते हैं कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है कि नहीं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, पिंटरेस्ट यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके नीश पे। जहां पे आपसे रिलेटेड जो कस्टमर्स या ऑडियंस होंगे वहां पे आपको अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, जिसमें सबसे कॉमन आता है फेसबुक।
इन केस ऑफ रियल एस्टेट मार्केटिंग डेफिनेटली लिंक्डइन बहुत अच्छा काम करेगा। इंस्टाग्राम भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि उससे एक ब्रांड प्रेजेंस क्रिएट होती है। पिंटरेस्ट के अंदर से भी डेफिनेटली आपको अच्छे सिग्नल मिलते हैं, ऑल्दो पिंटरेस्ट से आपके पास कोई खास लीड्स या चीजें नहीं आएंगी, बट इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं और आपकी लिस्टिंग को गूगल में टॉप पे लेके जाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो ये 4 प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं, और अगर आपका ऑडियंस इंडिया के बाहर है तो डेफिनेटली आप इसके अंदर ट्विटर को भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज और मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस क्रिएट कर लेते हैं और लाइक्स बाय कर लेते हैं और फॉलोअर्स बाय कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। बहुत आसानी से लोग ये सब चीजें बेच रहे हैं फेसबुक पे, बट ये आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, जो लाइक्स और फॉलोअर्स वो आपको बेच रहे हैं वो फेक अकाउंट्स होते हैं, वो कभी भी ऑथेंटिक अकाउंट्स नहीं होते हैं। और ऐसे फॉलोअर्स और लाइक्स का क्या फायदा जो आप पोस्ट डालें उसके ऊपर एंगेजमेंट ही क्रिएट ना करें। इनफैक्ट इस तरह के लाइक्स और फॉलोअर्स होने से फेसबुक के एल्गोरिथम या किसी भी और सोशल मीडिया के एल्गोरिथम के पास नेगेटिव सिग्नल्स पहुंचते हैं एंड डेफिनेटली आपका प्रोफाइल रैंक करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी आप ये फॉलोअर्स और लाइक्स बाय मत करिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सजेशन है। तो गाइज, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा आपको हेल्प करते हैं ब्रांड विजिबिलिटी में। इससे डायरेक्टली लीड्स बहुत कम आती हैं, बट आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती है, गूगल को इससे पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इससे आपकी जो एसेट्स हैं, जो आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक ड्राइव होता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं या करवाने चाह रहे हैं। इसके अंदर जो आप पोस्ट सबमिट करेंगे वो एक कंसिस्टेंट टाइम और कंसिस्टेंट वे में होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने एक पोस्ट सबमिट की, कभी आपने 2 दिन बाद कर दी, कभी 4 दिन बाद कर दी। बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आपको डेली सबमिट करनी है तो डेली सबमिट होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम पे होनी चाहिए। अगर आपको ऑल्टरनेट डेज करनी है तो भी बिल्कुल प्रॉपर ऑल्टरनेट डेज पे होनी चाहिए, एक फिक्स टाइम पे होनी चाहिए। और इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। इनफैक्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर आप इसकी शेड्यूलिंग कर सकते हैं, पिंटरेस्ट में भी इसकी आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सब प्लेटफॉर्म्स ने पोस्ट को शेड्यूल करने के ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसको अगर आप खुद से कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वीकेंड में या संडे के दिन उसको शेड्यूल कर सकते हैं जब आपके पास टाइम है। अगर आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये चेक करिए कि वो आपकी जो पोस्ट है वो प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंटली डाल रहा है कि नहीं। अब खाली पोस्ट डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसके अंदर इसकी रीच और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए प्रमोशन भी करनी है। और उससे रिलेटेड मैंने कुछ 5 पॉइंट्स आप लोगों के लिए आप देख पा रहे हैं स्लाइड में। तो इसमें चूज बेस्ट प्रोफाइल फॉर योर बिजनेस। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आपको अपने बिजनेस के हिसाब से बेस्ट प्रोफाइल लेना है। लिंक्डइन लेना है कि नहीं लेना है, फेसबुक लेना है, इंस्टाग्राम लेना है, कौन सा प्रोफाइल आपके लिए बेस्ट है, आपको सबसे पहले तो ये चूज करना है। फिर आपको अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है। खाली प्रोफाइल पे एक लोगो बैनर डाल देने से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होता। हर प्लेटफॉर्म के प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के काफी सारे फैक्टर्स होते हैं और इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस अपने चैनल पे बनाए हुए हैं। आप चाहें तो फेसबुक से रिलेटेड ऑप्टिमाइजेशन की जो स्ट्रेटेजीज हैं उस पर देख सकते हैं। आगे भी लिंक्डइन के, पिंटरेस्ट के, इन सब के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली लेके आऊंगा। इसके बाद आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट डालनी है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और उन पोस्ट को आपको शेयर करना है, प्रमोट करना है रेलेवेंट ग्रुप्स में, रेलेवेंट प्लेसेस में। इररेलेवेंट प्लेसेस में नहीं कि आपने कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उस सब जगह शेयर कर दिया। ऐसे ग्रुप्स में जहां आपको लगता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस आती है, उन्हीं में आपको वो पोस्ट शेयर करनी है। अदरवाइज उसको शेयर करने का कोई फायदा नहीं है, कोई एंगेजमेंट, कोई रीच आपके पास नहीं आएगी। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि आपको जो आपके नीड से रिलेटेड जो अच्छे बड़े प्रोफाइल्स हैं, बड़ी एंटिटीज हैं, उनकी पोस्ट देखनी है, उनकी पोस्ट पे आपको इंटरेक्शन करना है, उनकी पोस्ट पे आपको कमेंट डालना है। उससे फायदा क्या होता है कि जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो आपको नोटिस करते हैं, आपका जो कमेंट है वहां आपका प्रोफाइल का लिंक होता है, उस पर क्लिक करते हैं और आपके प्रोफाइल पे आते हैं। डेफिनेटली जब आपके प्रोफाइल पे आते हैं, उनको अच्छा कंटेंट मिलता है, तो वो आपका प्रोफाइल को खुद से फॉलो करते हैं। इसीलिए हमें फॉलोअर्स और लाइक खरीदने की कभी भी जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिकली हमें इसको करना है कुछ स्ट्रेटजीज का यूज करते हुए। तो ये तो थी स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि हाई बजट और लो बजट दोनों के केस में अप्लाई होंगी। अब हम बात करते हैं हाई बजट के केस में। हमने बात की थी वेबसाइट की, एसईओ की और एड्स की।
तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एसईओ। बेसिकली एसईओ होता है वेबसाइट्स का। तो वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप एक वेबसाइट बनाएं तो क्या पॉइंट्स उसके अंदर बहुत एसेंशियल हैं। तो कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपके लिए लिस्ट किए हैं। तो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एसईओ होता है जब कोई भी आपका जो कस्टमर है वो गूगल पे जाकर के आपके जो कीवर्ड है, आपकी जो सर्विस से रिलेटेड है, अगर उसको आर्किटेक्ट सर्विसेज चाहिए या फिर उसको कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कोई शॉप बाय करनी है तो उसी को वो सर्च करेगा, ना कि आपका नाम। और जैसे ही वो सर्च करेगा उसके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे और वो टॉप के रिजल्ट्स पे क्लिक करके और उनको कांटेक्ट करेगा अगर उसकी वेबसाइट अच्छी होगी, अगर उसकी वेबसाइट ओपन हो रही होगी। क्योंकि ज्यादातर लोग आज की डेट में मोबाइल पे वेबसाइट्स ओपन करते हैं, मोबाइल से एक्सेस करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि वेबसाइट्स मोबाइल कंपेटेबल हो और वो इजीली लोड हो जाए, जल्दी लोड हो जाए। तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जैसे इसके अंदर जो एरो मैंने दिखाया हुआ है उससे दिख रही हैं वेबसाइट्स, और जो वेबसाइट अपीयर हो रही है वो इस कीवर्ड के बेसिस पे अपीयर हो रही हैं। तो अब ये जो एसईओ होता है ये कैसे होता है? एसईओ के अंदर कंटेंट बनाया जाता है, अच्छा कंटेंट बनाया जाता है और उस कंटेंट को प्रमोट किया जाता है ऑनलाइन। तो जो आपकी रैंकिंग है आपकी वेबसाइट की एसईओ में वो डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे, वेबसाइट की क्वालिटी पे, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अमाउंट ऑफ इंडेक्सिंग डन, कहां पे आपकी वेबसाइट आपके कंटेंट के बारे में शेयर किया गया है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ, जो कि रिलेवेंट जगह पे होना चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप तो रियल एस्टेट की आपकी वेबसाइट है और आपसे रिलेटेड कंटेंट किसी ऐसी जगह पे जाकर शेयर हो रहा है जहाँ पे अपैरल्स हैं या फिर जहाँ पे फूड से रिलेटेड बात हो रही है, तो डेफिनेटली वो इररिलेवेंट है। रिलेवेंट मतलब आपसे जुड़ा हुआ, जैसे कोई अगर मटेरियल है रियल एस्टेट से रिलेटेड या फिर और कोई आर्किटेक्ट है या जो भी आपसे जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं उनसे रिलेटेड जगहों पे ही आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए। इसके बाद नंबर ऑफ विजिटर्स जो आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं एज कंपेयर टू योर कंपटीटर। तो इसके लिए हम काफी सारे पेड टूल्स यूज करते हैं जिनसे बहुत इजीली कंपटीटर्स पता चल जाते हैं आपके कौन से, उन कंपटीटर्स पे कहां से ट्रैफिक आ रहा है। तो जहां से आपके कंपटीटर के पास ट्रैफिक आ रहा है उन्हीं सोर्सेज पे उससे भी बेहतरीन कंटेंट हम प्लेस करते हैं, जिससे कि आपके कंपटीटर्स के कंपैरिजन में धीरे धीरे आपकी रैंकिंग टॉप पे आने लगती है। और यही सिंपल फंडा है एसईओ का। लोग इसके अंदर कंटेंट पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ लिंक क्रिएट करते चले जाते हैं, वो भी बिना देखे कहां पे क्रिएट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली आप अगर किसी से एसईओ कराएंगे तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, और अगर आप खुद से करेंगे तो भी आप इन चीजों का ध्यान डेफिनेटली रखिए। वेब पे लाखों वेबसाइट्स हैं, तो आपकी वेबसाइट किसी कीवर्ड पे टॉप पे आएगी, इसके लिए डेफिनेटली आपको एक ठीक ठाक एफर्ट्स करने पड़ेंगे और गूगल को और सर्च इंजन को ये रीजन देना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट टॉप पे क्यों आए, और उसका सिंपल सा फंडा है वो है कंटेंट। तो गाइस अब हम देख लेते हैं वेबसाइट पे ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए जिनके बेसिस पे आपकी वेबसाइट रैंक हो सकती है, एसईओ के अंदर टॉप पे आ सकती है। तो गाइस वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर कुछ 13 स्टेप्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं, बट ये 13 स्टेप्स आपको जरूर फॉलो करने हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग एक स्पेशलाइज्ड टास्क है और कुछ लोग आपको बहुत कम कॉस्ट में वेबसाइट डिजाइनिंग ऑफर करेंगे, बट ऐसी वेबसाइट डिजाइन करके कोई फायदा नहीं है जिसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इनफैक्ट वो जो कम कॉस्ट आप खर्च करने वाले हैं वो भी आपकी वेस्ट हो जाएगी। गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मैं कंप्लीट सीरीज बना रहा हूं। अगर आप चाहें तो वो सीरीज देख सकते हैं, उसके 2 वीडियोस रिलीज हो चुके हैं एंड डेफिनेटली जल्दी ही सारी सीरीज रिलीज हो जाएगी। उन 200 रैंकिंग फैक्टर्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी वेबसाइट को रैंक करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो आपकी वेबसाइट में वो सारे मैंडेटरी पेजेस होने चाहिए जो कि गूगल के ट्रस्ट रैंक के बेसिस पे होते हैं। आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, उस पे ऑन पेज एसईओ प्रॉपर होना चाहिए आपके कीवर्ड के साथ जो कि आपके कॉम्पिटिटर स्टडी और रिसर्च के बाद फाइंड आउट हुए हैं। कोई भी ब्रोकन और डेड लिंक्स नहीं होने चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारी वेबसाइट्स पे लोग जो है लिंक्स बना के सोशल मीडिया के या दूसरे छोड़ देते हैं और उस पर कोई पेज नहीं डालते हैं। तो ऐसे लिंक्स कभी भी नहीं होने चाहिए। ये गूगल के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सिग्नल है और इसके चलते आपकी वेबसाइट रैंक कभी नहीं करेगी। आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल है वो बिल्कुल वेबसाइट के टॉप पे होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेशली सर्विस सेक्टर के लिए। आपकी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए और जो भी एरर्स गूगल के क्रॉलर बता रहे हैं वो साथ के साथ रेक्टिफाई होने चाहिए। तो ये चीज आपके डेवलपर को ध्यान रखनी है कि वो किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल में उसको
लिस्ट कर रहा है, इंडेक्स कर रहा है, उसके बाद जो एरर्स आ रही हैं उनको रिजॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड 2 से 3 सेकंड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और इसके लिए गूगल के कुछ पैरामीटर्स हैं। गूगल का एक प्लेटफॉर्म है पेज स्पीड इनसाइट, आप चाहें तो उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, पेज स्पीड इनसाइट। पेज स्पीड इनसाइट में आप अपना यूआरएल डाल करके चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट की रेटिंग गूगल के हिसाब से क्या है। आपकी वेबसाइट में एसएसएल होनी चाहिए फ्रेंड्स। एसएसएल बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप यहाँ टॉप पे देख पा रहे हैं, ये लॉक का सिंबल बना है और HTTPS है, तो इसे हम एसएसएल बोलते हैं। और ज्यादातर लोगों के एसएसएल नहीं होता है, यहाँ पे लिखा होता है नॉट सिक्योर। तो एसएसएल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रैंक करने के लिए। बिना एसएसएल वाली वेबसाइट इंडेक्स भी नहीं करेगा गूगल, और इनफैक्ट जिनको इंडेक्स किया है उनको जल्दी ही डी इंडेक्स कर देगा। वेबसाइट पे आपके एक ब्लॉग सेक्शन होना चाहिए। ब्लॉग मतलब कंटेंट डालने का एक सेक्शन। कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज लिस्ट कर दिए। आपको कुछ यूजफुल कंटेंट अपनी वेबसाइट पे देना है, जो कंटेंट आपका धीरे धीरे करके रैंक करेगा। आपका जो कस्टमर है आपके कंटेंट के थ्रू आपके पास आएगा, आपका कंटेंट से कन्विंस होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, तभी वो आपको कॉल करेगा। सीधा आपकी वेबसाइट पे आके आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट देख के कभी भी वो आपको कॉल नहीं करेगा। ये चीजें पहले हुआ करती थी जब वेब पे बहुत ज्यादा वेबसाइट्स नहीं थी, बट जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज अपने कस्टमर को देनी है, तभी वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये प्रॉपर कंसिस्टेंसी से पब्लिश होने चाहिए। अगर 2 आर्टिकल महीने में कर रहे हैं या 1 आर्टिकल महीने में कर रहे हैं तो प्रॉपरली होना चाहिए, जिसका एसईओ होना चाहिए, तभी वो गूगल में रैंक करेगा। और कभी भी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करती है, आपका कंटेंट रैंक करता है, जिसको हम पीछे एसईओ वाले स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं। आपकी होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे वेबसाइट डेवलपर्स आपको होस्टिंग अपने पास से दे देंगे, तो वो होस्टिंग अच्छी नहीं होती है, वो होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग होती है। वो एक पैकेज खरीद लेते हैं और उस पैकेज में से वो थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है बहुत सारे लोगों को दे देते हैं। डेफिनेटली उससे आपकी वेबसाइट स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, जिससे भी आप वेबसाइट डिजाइन कराइए, आप बोलिए कि आप होस्टिंग खुद से लेंगे, उसका कंट्रोल अपने पास रखिए, अच्छी होस्टिंग, इंडिपेंडेंट होस्टिंग लीजिए, जिससे कि आगे चल के मान लीजिए वो अगर वेबसाइट डेवलपर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है या आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास अपने वेबसाइट के राइट्स हैं। अपने डोमेन का राइट भी अपने पास रखिए, अपनी होस्टिंग का राइट भी अपने पास रखिए, और डेफिनेटली अपनी वेबसाइट के राइट्स भी अपने पास रखिए। वेबसाइट की सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं है तो हैकर्स बहुत आसानी से उस पर आ सकते हैं जैसे ही आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा। इसको हम क्लोकिंग कहते हैं। हैकर्स क्या करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो पेज रैंक कर रहा है, उस पेज के क्लिक करने पे दूसरा कोई कंटेंट ओपन कर देते हैं जिसको वो रैंक कराना चाहते हैं। तो इस तरीके से गूगल समझता है कि आपने ये चीज जानबूझ के की है, और आपके जो वेबसाइट पे जो पेजेस हैं जो रैंक कर रहे हैं वो डी इंडेक्स हो जाएंगे। आपकी वेबसाइट को गूगल पेनलाइज करेगा और अपनी लिस्टिंग में से हटा देगा। तो वेबसाइट की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग हमारे पास आते हैं जिनकी वेबसाइट हैक हो जाती है, उसके बाद उसको रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कॉस्टली हो जाता है। डेफिनेटली अगर उसमें देर हो जाए तो आपकी वेबसाइट गूगल से डी इंडेक्स हो जाएगी, उसके बाद उसको री इंडेक्स कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इससे आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, सारा पैसा जो आज तक आपने खर्च किया है वो वेस्ट हो जाएगा। वेबसाइट की सिक्योरिटी आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 1-2 सालों के अंदर हैकिंग अटेम्प्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और ये 200, 300, 400 मंथली ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स तक पे हैकिंग अटेम्प्ट्स हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स पे ही ये हो रही हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, स्कीमा मार्कअप और नैप कंसिस्टेंसी आपकी चेक होनी चाहिए। स्कीमा मार्कअप और नैप कंसिस्टेंसी से गूगल के क्रॉलर्स आपके नेम, एड्रेस, फोन नंबर और आपकी एंटिटी, आपकी कैटेगरी, आपकी प्रोफाइल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और उससे लिस्टिंग और ज्यादा फास्ट और आसान हो जाती है। फाइनली आपकी वेबसाइट की इमेज ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। आप जो भी इमेज उस पर डालिए उसको कंप्रेस करके, छोटा करके डालिए। इंस्टेड जो लोग वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं वो लोग कभी भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन्स का यूज ना करें। इससे वेबसाइट की स्पीड स्लो होती है और इमेजेस की क्वालिटी खराब हो जाती है। इंस्टेड जब भी इमेज डालिए तो एक रूल बना लीजिए, इमेज को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करके डालिए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, तो उसकी हेल्प से आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेब पे जो टूल्स अवेलेबल हैं उनसे फटाफट अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज करके
वेब के हिसाब से बना करके उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो फॉलो होने चाहिए। ऑल्दो मैंने आपको जो बेस्ट स्टेप्स हैं वो बताए हैं। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई और क्वेरीज हो या आप कुछ जानना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ऑनलाइन एड्स, और उसके बाद मैं आपको फाइनल कंक्लूडिंग स्ट्रेटेजीज और स्टेप्स बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम के होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी, अगर आपका हाई बजट है और अभी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है, आपको इमीडिएटली लीड्स लानी है, तो आप ऑनलाइन एड्स यूज कर सकते हैं। ऑल्दो मैं इसको जल्दी से किसी को रिकमेंड नहीं करता, बट डेफिनेटली अगर आपको जल्दी लीड्स लानी है और आपकी वेबसाइट रैंक करने में अभी कुछ टाइम डेफिनेटली लगेगा, आपकी नई वेबसाइट है, तो आप ऑनलाइन एड्स को यूज करिए। बट इसमें एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखिए कि आपके सेगमेंट से रिलेटेड एक्चुअली ऑनलाइन एड कहां पे रन करना चाहिए। अगर आपको ब्रांड बिल्डिंग करनी है तो डेफिनेटली सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया से लीड्स बहुत कम आती हैं। अगर आपको लीड चाहिए तो एड रन करिए गूगल पे। जी हाँ, गूगल सर्च एड। जैसे आप जब गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको कुछ रिजल्ट दिखते हैं जिनमें एडी दिखता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये एडी होता है एड वाले रिजल्ट, ऐसे रिजल्ट जो इस कीवर्ड के ऊपर एड चलाए गए हैं। ये ऑर्गेनिकली रैंक नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रैंकिंग के अंदर एडी नहीं लिखा होगा। तो धीरे धीरे करके आपकी वेबसाइट भी ऑनलाइन रैंक करने लग जाएगी। बट डेफिनेटली जब तक आपकी वेबसाइट ऑनलाइन रैंक नहीं कर रही है और आपको इमीडिएट लीड चाहिए और आपके पास एड चलाने का बजट है, तो आप एड चलाएं। और ब्रांड प्रेजेंस के लिए जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी लॉन्च की है तो आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एड चला सकते हैं। और अगर एक्चुअली आपको लीड चाहिए, आपको सीधा सेल्स चाहिए, तो उसके लिए आप गूगल एड चलाइए। तो एड रनिंग जो है प्रॉपर कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए हुए हैं जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉपर एड प्लेटफॉर्म की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। प्रॉपर एड ग्राफिक और एड कॉपी होना चाहिए। आपका एड प्रॉपरली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। प्रॉपर कीवर्ड्स, जो भी डेमोग्राफिक्स है, इंटरेस्ट है, एज ग्रुप है, उसके हिसाब से उसकी टारगेटिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद एड की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब एड चलता है तो उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसके बेसिस पे जो एड एक्सपर्ट होता है वो उसको मॉडिफाई करता है जब तक कि बेस्ट रिजल्ट ना आने लगे। कम से कम पैसे में बेस्ट रिजल्ट ही प्रॉपर एड होता है। तो एड रन करते करते जब एक अच्छा अमाउंट आप एड में स्पेंड कर देते हैं, तो जो आपका ऑडियंस आपके एड प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट हो गया है उसको यूज करा जाता है रीमार्केटिंग के लिए। और रीमार्केटिंग का जो ऑडियंस होता है उसमें आपकी एड कॉस्ट 1/3 रह जाती है। तो रीमार्केटिंग के लिए ऑडियंस कैसे कलेक्ट करना है, ये एक अच्छा एड एक्सपर्ट डेफिनेटली आपके लिए करेगा अगर आप एड रन करा रहे हैं। और आप अपने जो एड एक्सपर्ट है उससे क्वेरी कर सकते हैं कि वो रीमार्केटिंग के लिए ऑडियंस कैसे कलेक्ट करता है। फेसबुक के अंदर फेसबुक पिक्सेल्स होते हैं, गूगल के अंदर गूगल एनालिटिक्स के जरिए ये ऑडियंस कलेक्ट हो जाती है। और डेफिनेटली वो रीयूज होती है। जो लोग ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं उनको जब ये प्लेटफॉर्म ऐड दिखाते हैं तो उसके अंदर कॉस्ट काफी कम आती है। इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एड चलाना एक बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड टास्क है। एड वही लोग चला सकते हैं जिन्होंने काफी साल से एड चलाए हैं या अच्छा खासा पैसा खर्च किया है एड चलाने में। क्योंकि जब आप एड चलाते रहते हैं रेगुलरली तभी आप उसको बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। बहुत से लोग आज की डेट में एड चलाने लगे हैं। अगर आप फेसबुक पे देखेंगे तो लोग बोलते हैं कि लीड्स देंगे आपको, तो लीड्स देने के बदले में वो आपके लिए एड चलाते हैं। डेफिनेटली उसके अंदर ज्यादातर लोग न्यूबीज होते हैं, मैंने देखा है। तो उसके अंदर कोई फायदा नहीं है, आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। और अननेसेसरी हर केस के अंदर एड चलाना भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं। हर बिजनेस अलग होता है, हर बिजनेस के गोल्स अलग होते हैं, उसकी ऑडियंस अलग होती है। डेफिनेटली हम पहले बिजनेस को स्टडी करते हैं, समझते हैं, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस देखते हैं, उसके बाद ही हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आपको लोकल एसईओ कराना चाहिए, आपको एसईओ कराना चाहिए, आपको एड रन करना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपकी एग्जिस्टिंग प्रेजेंस, आपका बजट, आपका ऑडियंस, आपके गोल्स, इसके बेसिस पे हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब है हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 3। जैसा कि मैंने आपको एड्स के केस में बताया, रीमार्केटिंग। जी हाँ, रीमार्केटिंग आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग में भी होती है। रीमार्केटिंग का मतलब जब आपके पास लीड्स आती हैं, मान लीजिए आप गूगल पे एसईओ से रैंक कर रहे हैं, लोकल एसईओ से आपकी लिस्टिंग हाई हो गई है, या फिर सोशल मीडिया के जरिए आपके पास कॉल्स आ रहे हैं, आपके पास ईमेल्स आ रहे हैं या मैसेजेस आ रहे हैं, तो उस सारे डेटा को आपको कलेक्ट करना है। उन डेटा पे आप रेगुलर वे पे आप व्हाट्सएप को कोई ना कोई उनको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन, कुछ काम की चीज भेजते रहेंगे।
अगर आपके पास ईमेल्स आ रहे हैं तो ईमेल मार्केटिंग टूल का यूज करके उन लीड्स से आप कनेक्टेड रहेंगे। गाइस ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे पुराने टाइम में कहा जाता था कि हमें अपने जो कस्टमर्स होते हैं, प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, उनसे वीकली, मंथली या क्वार्टरली उनसे हमें मिलते रहना चाहिए या एटलीस्ट उनको फोन कर लेना चाहिए। तो सेम चीज डिजिटल मार्केटिंग में होती है कंटेंट शेयरिंग से। तो आपको उनको फोन नहीं करना है। डेफिनेटली आज की डेट में कोई भी फोन एक्सपेक्ट नहीं करता, सब लोग बिजी होते हैं, बट आप साइलेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। उनको व्हाट्सएप पे कुछ काम की चीज भेज सकते हैं, काम का वीडियो, काम की पोस्ट। आप सोशल मीडिया कर रहे हैं, उसमें जो पोस्ट चलवा रहे हैं उसको व्हाट्सएप पे अपने ऑडियंस से शेयर कर सकते हैं। आप ईमेल्स पे जो आप ब्लॉग्स पब्लिश कर रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं, या आपका कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उसको आप ईमेल्स पे शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से रीमार्केटिंग वर्क करती है। और रीमार्केटिंग में सबसे ज्यादा एक और चीज काम आती है, वो है आपके रिव्यूज। जी हाँ, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर, लिस्ट योर व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल्स ऑफ दीज लीड्स। जो भी लीड्स आपके पास आ रही हैं, एक अच्छा कंटेंट बनाइए और वो कंटेंट उनसे रेगुलरली शेयर करते रहिए। तो कंटेंट आपके केस में कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी काम की इंफॉर्मेशन जैसे मैंने आपसे कहा पोस्ट के जरिए या ब्लॉग के जरिए, कोई और अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो कोई सेफ्टी गैजेट। आज की डेट में बहुत सारी चीजें लॉन्च होती रहती हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो चीज आप प्रोवाइड ही करा रहे हो, बट अगर उन चीजों की जानकारी आप अपने ऑडियंस को देते रहते हैं तो डेफिनेटली वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है। इसी तरह से आप अपने प्रोजेक्ट्स की कुछ वीडियो क्लिप्स या इमेजेस क्रॉसर्स भी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट खुद इंटरेस्टेड हो या फिर वो अपने किसी फ्रेंड से शेयर करे। इसके बाद स्ट्रेटेजी नंबर 3 रीमार्केटिंग में ही एक चीज और आती है गाइस, हम उसे कहते हैं रिव्यूज। रीमार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है ऑनलाइन एड्स में मैं आप लोगों से शेयर कर ही चुका हूं। उसमें फेसबुक के पिक्सल या गूगल एनालिटिक्स, जो कि आपके वेबसाइट पर विजिटर्स आ रहे हैं, जो आपके लैंडिंग पेज पे क्लिक कर रहे हैं या आपको कॉल कर रहे हैं, उनका डेटा कलेक्ट हो जाता है और उनको दोबारा से ऐड दिखाया जा सकता है। बट स्टेप 3 है रिव्यूज। जी हाँ, आपके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, आपके जो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं उनके रिव्यूज। तो ये रिव्यूज आप गूगल पे ले सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा काम का होता है। अगर वो रिव्यूज आपको व्हाट्सएप पे भी दे रहे हैं तो उन व्हाट्सएप रिव्यूज के भी स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, ये हमेशा काम आते हैं। और अगर पॉसिबल हो अपने क्लाइंट से एक वीडियो रिव्यू ले पाए तो उससे अच्छा इफेक्टिव कुछ भी नहीं होता। सेम रिव्यू आपके एड चलाने में, आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग में, आपके सोशल मीडिया पे आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि लोग रिव्यूज पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। एंड फाइनली गाइस, जितनी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं वो चीजें अगर आप खुद कर रहे हैं या फिर आप किसी एक्सपर्ट से, किसी प्रोफेशनल से करा रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जिनको आपको प्रिपेयर रखना है। वो सारा कंटेंट आपको रेडी रखना है। जब तक आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसको, जो भी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है या एजेंसी है, उसको नहीं देंगे, तब तक वो खुद से कुछ नहीं कर पाएगा। तो 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको इंश्योर करनी है टू गेट प्रॉपर रिजल्ट्स फ्रॉम द स्ट्रेटेजीज डिस्कस। जो हमने स्ट्रेटेजीज डिस्कस की हैं उनसे सबसे पहली चीज है, सेलेक्ट एन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और एजेंसी, एल्स लर्न टू डू इट योरसेल्फ एंड अप्लाई। अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद से सीखिए। सीखना चाहते हैं तो हम मेंटरिंग भी प्रोवाइड करते हैं, मैं 1-to-1 मेंटरिंग भी प्रोवाइड करता हूं, और मेरे काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज हैं। तो आप जो आपको सूट करे उससे आप सीख सकते हैं, या आप कहीं और से भी सीख सकते हैं। प्रॉपरली सीखिए और उसको खुद से अप्लाई करिए, नहीं तो एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को या किसी प्रॉपर एजेंसी को हायर करिए। ये सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि अगर आप बिना सीखे एक अनएक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल या किसी न्यू एजेंसी जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है उससे काम कराएंगे तो आपके रिजल्ट्स आने के बजाय नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट, क्योंकि कंटेंट इज अ किंग। कंटेंट ही मेन चीज है जिसके जरिए आप डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आपको रेडी रहना है। फोटोग्राफ्स ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, वीडियो क्लिप्स, वॉक थ्रूज, आप लोगों के केस में वॉक थ्रूज भी होते हैं, या फिर आप वीडियो क्लिप क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज की। अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे सैंपल वॉक थ्रूज होंगे या अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के क्लिप्स होंगे। आप वीडियो रिव्यूज लें, जो कि मैं पीछे आप लोगों को बता चुका हूं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो रिव्यू नहीं ले सकते हैं तो गूगल रिव्यू जरूर लीजिए। पिक्स अगर आपके कस्टमर्स के साथ हो तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा वर्क करती हैं, लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं। डिटेल्स ऑफ आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो भी डिटेल्स हैं, उनके जो बेस्ट पॉइंट्स हैं, उनको एक वर्ड फाइल में प्रॉपरली लिस्ट करके रखिए। इतना कंटेंट आप तैयार कर लीजिए, और उसके अलावा कुछ चीजें आपकी जो एजेंसी है या प्रोफेशनल है वो आपसे मांगेगा, वो आप
दे सकते हैं, बट मेन यही कंटेंट है जो आपको रेडी रखना है, चाहे आप उसको खुद से कर रहे हो, चाहे किसी एजेंसी या एक्सपर्ट से काम करा रहे हो, क्योंकि गाइज यही कंटेंट वो यूज करेगा और उसको फिल्टर करेगा बेस्ड ऑन कीवर्ड्स, प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट बनाएगा, प्रॉपर उसके ऊपर सोशल मीडिया की पोस्ट बनाएगा एंड डेफिनेटली वो आपको प्रमोट करेगा और आपकी रैंकिंग को टॉप पे लेके आएगा। तो गाइज ये थी हमारे सारी स्ट्रेटजीज और कुछ की पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों से सजेस्ट किए हैं, जिनका आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर दिख रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप फ्री कंसल्टेशन के लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली लव टू कंसल्ट यू। हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे ये सजेस्ट करने में कि क्या चीज आपके लिए बेहतर होगी। तो फ्रेंड्स ये थी स्ट्रेटजीज रियल एस्टेट से रिलेटेड लोगों के लिए एंड डेफिनेटली आपको जरूर काम आएंगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्ट्रेटजीज आपको कैसी लगी, आपको इन स्ट्रेटजीज से कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे वो भी इन चीजों के बारे में जान पाए। और आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत काम की जानकारी मैं आप लोगों के काम की लेके आता रहता हूँ। बिजनेस से रिलेटेड भी मेरी एक सीरीज है, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफी सारे अलग अलग रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।